वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और इसके लिए हमने गूगल फॉर डेवलपर्स से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया है। उनका जो डिसीजन फॉरेस्ट्स और रैंडम फॉरेस्ट पर पेज है वो हमारा मेन सोर्स रहेगा। आज हम बात करेंगे विजडम ऑफ द क्राउड की, मतलब समूह की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत की, और देखेंगे कि मशीन लर्निंग मॉडल्स में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एनसैम्बलिंग कहते हैं। तो आज का मिशन क्या है? पहले तो इस सिद्धांत को समझना है, फिर इसका एक क्लासिक रियल वर्ल्ड उदाहरण देखेंगे और फिर ये जानेंगे कि ये आइडिया मशीनों को सिखाने के तरीकों से, खासकर रैंडम फॉरेस्ट जैसी टेक्निक से कैसे जुड़ा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत पावरफुल है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरुआत एक कहानी से करते हैं। ये 100 साल से भी पुरानी है, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। बात है 1906 की। इंग्लैंड के प्लायमुथ शहर में एक पशु मेला लगा था और मेले में एक प्रतियोगिता थी। एक मोटे ताजे बैल का वजन बताना था अंदाजे से। इसमें कसाई, किसान, आम लोग सबने हिस्सा लिया। कुल मिला के 787 लोग थे। सबने अपने अपनी पर्ची पर अनुमान लिखकर डाला। अब यहां आंकड़े थोड़े दिलचस्प हो जाते हैं। देखिए, बैल का जो असली वजन था वो था 1198 पाउंड। जब अलग अलग लोगों के अनुमान देखे गए तो पता चला कि औसतन लोगों के अनुमान में करीब 37 पाउंड की गलती थी। इसे हम मीडियन एरर कह सकते हैं। मतलब आधे लोगों की गलती 37 पाउंड से कम, आधों की ज्यादा। अब 37 पाउंड 1198 के मुकाबले करीब 3.1% की गलती है। ठीक ठाक है, पर कोई कमाल नहीं। लेकिन असली जादू तब हुआ जब प्रतियोगिता के आयोजक सर फ्रांसिस गाल्टन, जो खुद एक माने हुए वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने सभी 787 अनुमानों का औसत निकाला, मतलब ज्यादा सटीक कहें तो मीडियन निकाला, यानी बीच का अनुमान। और ये नतीजा तो चौंकाने वाला था। समूह का ये मिला-जुला अनुमान आया 1207 पाउंड, जो बैल के असली वजन 1198 पाउंड से सिर्फ 9 पाउंड ज्यादा था। सिर्फ 9 पाउंड, यानी गलती 0.75% से भी कम रह गई। किसी भी अकेले व्यक्ति के अनुमान से कहीं ज्यादा सटीक। ये देखकर तो गाल्टन खुद हैरान रह गए थे। वो तो सोचते थे आम लोगों में ज्यादा समझ नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये फ्रांसिस गैल्टन वाला किस्सा विजडम ऑफ द क्राउड का शायद सबसे फेमस उदाहरण है। ये दिखाता है कि सही परिस्थितियों में एक बड़े समूह का कलेक्टिव जजमेंट, मतलब सामूहिक अनुमान, किसी एक व्यक्ति से बेहतर हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। ये कॉन्सेप्ट वाकई बड़ा पावरफुल है। अगर हम इसे गणित की नज़र से देखें तो इसके पीछे सेंट्रल लिमिट थ्योरम जैसे आइडियाज़ की झलक मिलती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, पर इसका जो मूल विचार है वो ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, या हर व्यक्ति का अनुमान एक वेरिएबल है जिसमें कुछ ना कुछ गलती है, तो उनके औसत का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता है। और ज़्यादा ज़रूरी बात, उस औसत का वेरिएंस, मतलब फैलाव, कम होता जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हर अनुमान में थोड़ी बहुत गलती है, जिसे हम नॉइज कह सकते हैं, तो उन अनुमानों का औसत लेने पर यह नॉइज एक तरह से कैंसिल आउट होने लगता है और नतीजा असली मान के करीब पहुंच जाता है। जितने ज्यादा अनुमान होंगे, n उतनी कम वेरिएंस होगी। ये मोटे तौर पर 1/n के अनुपात में घटती है। तो मतलब ज्यादा लोगों के अनुमान लेने से गलतियां एक तरह से कट जाती हैं। पर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है यहाँ और ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता वाली शर्त, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का अनुमान दूसरे के अनुमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर सब लोग एक दूसरे को देखकर या मान लीजिए किसी एक ही एक्सपर्ट की सुनकर अपना अनुमान लगा रहे हैं, तो उनके अनुमान इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो कोरिलेटेड हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। ऐसी हालत में औसत लेने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब एक ही दिशा में गलती कर रहे होंगे। उनमें विविधता, डाइवर्सिटी नहीं होगी। गाल्टन वाले किस्से में शायद लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे थे, इसीलिए वो ज्यादा स्वतंत्र थे और नतीजा इतना अच्छा आया। अच्छा। सोचिए अगर मेले में कोई बहुत प्रभावशाली किसान जोर से चिल्ला देता, अरे ये बैल तो पक्का 1500 पाउंड का है, तो हो सकता है बहुत से लोग अपना अनुमान उसी के आसपास कर लेते। हाँ, ये तो होता है। तब शायद औसत उतना सटीक नहीं आता।
तो विजडम ऑफ द क्राउड के काम करने के लिए जरूरी है अनुमानों में विविधता हो, वो स्वतंत्र हो और हर अनुमान लगाने वाले के पास कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी या समझ हो। मतलब अनुमान बिल्कुल ही रैंडम गैसेस ना हो। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। विविधता और स्वतंत्रता, डाइवर्सिटी और इंडिपेंडेंस, ये शब्द तो मशीन लर्निंग में भी काफी सुनने को मिलते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट वहां भी लागू होता है? आपने शुरू में एनसेम्बलिंग का जिक्र किया था। बिल्कुल। मशीन लर्निंग में एनसेम्बलिंग ठीक इसी विजडम ऑफ द क्राउड के सिद्धांत पर आधारित है। आइडिया ये है कि एक अकेले चाहे कितना भी सोफिस्टिकेटेड मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय हम कई सारे मॉडल्स बनाते हैं और फिर उनके प्रेडिक्शंस को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर मॉडल्स किस क्लास का अनुमान लगा रहे हैं, इसे वोटिंग कहते हैं। या फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम सभी मॉडल्स के आउटपुट का औसत ले सकते हैं। तो ये एनसेम्बल काम क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, एक मॉडल बनाने में इतनी मेहनत लगती है तो कई सारे बनाने में तो और ज्यादा लगेगी। इसका फायदा क्या है आखिर? हाँ, मेहनत तो ज्यादा लगती है पर फायदा मिलता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को मैनेज करने में। देखिए, हर मशीन लर्निंग मॉडल में दो तरह की मुख्य एरर होती हैं, बायस और वेरिएंस। बायस का मतलब है कि मॉडल असल पैटर्न को कितना मिस कर रहा है, कितना सिस्टमैटिकली गलत है। और वेरिएंस का मतलब है कि अगर हम ट्रेनिंग डेटा थोड़ा सा बदल दें तो मॉडल का प्रिडिक्शन कितना बदल जाएगा, मतलब मॉडल कितना अनस्टेबल है। अब एनसेम्बलिंग, खास तौर पर बैगिंग, जिसका एक उदाहरण रैंडम फॉरेस्ट है, वो वेरिएंस को कम करने में बहुत मदद करती है। अगर आपके पास कई सारे मॉडल्स हैं जो इंडिविजुअली ठीक ठाक है, मतलब लो बायस है, लेकिन उनमें वेरिएंस ज्यादा है, मतलब वो ट्रेनिंग डेटा के छोटे मोटे बदलावों से बहुत प्रभावित होते हैं, तो उनके प्रिडिक्शंस का औसत लेने से ये वेरिएंस कम हो जाता है। हर मॉडल की अपनी गलतियां दूसरे मॉडल की गलतियों से कुछ हद तक कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो बैल वाले किस्से में हुआ था। अच्छा। शर्त यहाँ भी वही है, मॉडल्स में विविधता होनी चाहिए, वो कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। ओके, तो एन्सेम्बल का मकसद है मॉडल्स की गलतियों को एक दूसरे से कैंसिल करवाना, और इसके लिए मॉडल्स का अलग अलग होना, डाइवर्स होना जरूरी है। आपने बैगिंग का जिक्र किया, ये क्या है और रैंडम फॉरेस्ट इससे कैसे जुड़ा है? हाँ, बैगिंग का मतलब है बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा है उसमें से हम बार बार रिप्लेसमेंट के साथ छोटे छोटे सैंपल्स निकालते हैं। इन्हें बूटस्ट्रैप सैंपल्स कहते हैं। हर बूटस्ट्रैप सैंपल पर हम एक अलग मॉडल ट्रेन करते हैं, जैसे एक डिसीजन ट्री। क्योंकि हर मॉडल थोड़े अलग डेटा पर ट्रेन हुआ है, उनमें थोड़ी विविधता आ जाती है। फिर प्रिडिक्शन करते समय हम इन सभी मॉडल्स के प्रिडिक्शंस को एग्रीगेट करते हैं, मतलब औसत निकालकर या वोटिंग से। डिसीजन ट्रीज में अक्सर वेरिएंस ज्यादा होता है, तो बैगिंग उनके लिए काफी फायदेमंद है। ठीक है, और रैंडम फॉरेस्ट्स? रैंडम फॉरेस्ट्स इसी बैगिंग के आइडिया को एक कदम और आगे ले जाता है, खास तौर पर डिसीजन ट्रीज के साथ। रैंडम फॉरेस्ट में हम सिर्फ बूटस्ट्रैप सैंपल्स ही नहीं बनाते, जिसे रो सैम्पलिंग कह सकते हैं, बल्कि हर ट्री को बनाते समय हर स्प्लिट पर हम सभी फीचर्स में से बेस्ट स्प्लिट ढूंढने के बजाय फीचर्स के एक रैंडम सबसेट में से ही बेस्ट स्प्लिट ढूंढते हैं। इसे कॉलम सैम्पलिंग कहते हैं। ओह, तो इसमें दोहरा रैंडमनेस है। एक तो डेटा सैम्पलिंग में बूटस्ट्रैप के जरिए और दूसरा फीचर्स चुनने में हर स्प्लिट पर। इससे क्या होता है, मतलब क्या फायदा? इस दोहरे रैंडमनेस से ट्रीज और ज्यादा डाइवर्स बनते हैं और डीकोरिलेटेड होते हैं। सोचिए, अगर कोई एक फीचर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टिव है, बहुत पावरफुल है, तो सिर्फ बैगिंग करने पर हो सकता है कि ज्यादातर ट्रीज उसी फीचर को सबसे ऊपर स्प्लिट करें। इससे वो काफी मिलते जुलते कोरिलेटेड हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में हर स्प्लिट पर फीचर्स का सबसेट रैंडमली चुना जाता है, तो उस डोमिनेंट फीचर को हर बार चुने जाने का मौका ही नहीं मिलता। इससे अलग अलग ट्रीज अलग अलग फीचर्स पर फोकस करते हैं, जिससे वो एक दूसरे से और ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, डीकोरिलेटेड। समझ गया। तो ये अतिरिक्त रैंडमनेस एनसेम्बल के स्वतंत्रता वाले पहलू को और मजबूत करता है, जिससे वेरिएंस और भी कम होता है और मॉडल ज्यादा रोबस्ट बनता है। हमारे सोर्स गूगल डेवलपर्स वाले पेज पर भी डिसीजन फॉरेस्ट और रैंडम फॉरेस्ट की बात है। वहां शायद इसी रोबस्टनेस पर जोर दिया गया होगा। हाँ, बिल्कुल। रैंडम फॉरेस्ट अपनी रोबस्टनेस के लिए जाने जाते हैं। वो ओवरफिटिंग के प्रति डिसीजन ट्री से कहीं ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं।
आसानी से ओवरफिट नहीं होते, वो हाई डायमेंशनल डेटा मतलब जहां बहुत सारे फीचर्स हो उसे भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। मिसिंग वैल्यूज को भी मैनेज करने में तुलनात्मक भावे माने कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं। और क्योंकि बहुत सारे ट्रीज बनते हैं तो ये फीचर इंपॉर्टेंस का एक अच्छा मेजर भी देते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन से फीचर्स औसतन ज्यादातर ट्रीज में ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। ये तो काफी फायदे लग रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई डाउनसाइड भी है? हर टेक्निक का कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ तो होता ही है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा डाउनसाइड है इंटरप्रेटेबिलिटी का। एक अकेला डिसीजन ट्री समझना बहुत आसान होता है। आप उसके सारे रूल्स देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हाँ, वो तो फ्लोचार्ट जैसा होता है। हाँ, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में सैकड़ों या हजारों ट्रीज होते हैं। उनके मिले जुले फैसले को समझना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह ज्यादा काम करता है। आप जानते हैं कि ये अच्छा प्रिडिक्शन दे रहा है, पर ये ठीक-ठीक बताना मुश्किल है कि क्यों। दूसरा डाउनसाइड है कंप्यूटेशनल कॉस्ट। जाहिर है आपको एक ट्री नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रीज ट्रेन करने पड़ते हैं, और प्रिडिक्शन के समय भी हर ट्री से प्रिडिक्शन लेकर उसे एग्रीगेट करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों में ज्यादा समय और रिसोर्सेज लगते हैं। आजकल हार्डवेयर काफी तेज हो गया है, पर फिर भी बहुत बड़े डेटा सेट्स या रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये एक कंसिडरेशन हो सकता है। तो मतलब एक्यूरेसी और रोबस्टनेस पाने के लिए हमें इंटरप्रिटेबिलिटी और स्पीड से थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। ये ट्रेड ऑफ समझना जरूरी है। क्या एनसेम्बलिंग के और भी तरीके हैं रैंडम फॉरेस्ट के अलावा? हाँ, बिल्कुल है। एक और बहुत पॉपुलर तरीका है बूस्टिंग, बैगिंग। जैसे रैंडम फॉरेस्ट में हम कई इंडिपेंडेंट मॉडल बनाते हैं और फिर उन्हें कंबाइन करते हैं। बूस्टिंग में अप्रोच अलग है। हम मॉडल्स को सीक्वेंशियली बनाते हैं, एक के बाद एक। हर नया मॉडल पिछले मॉडल्स की गलतियों पर ज्यादा फोकस करता है, सीखने की कोशिश करता है उनसे। जैसे एडा बूस्ट या ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स GBM, और आजकल XGB बूस्ट, लाइट GBM जैसे उसके बहुत एडवांस्ड वर्जन्स हैं। अच्छा, ये तरीके अक्सर बहुत हाई एक्यूरेसी देते हैं, कभी कभी रैंडम फॉरेस्ट से भी ज्यादा, लेकिन ये ओवरफिटिंग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं और इन्हें ट्यून करना, इनके पैरामीटर्स सेट करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मोटे तौर पर कहें तो बैगिंग वेरिएंस कम करता है, जबकि बूस्टिंग बायस और वेरिएंस दोनों को कम करने की कोशिश करता है। ये जानना अच्छा है कि रैंडम फॉरेस्ट अकेला नहीं है, और भी अप्रोचेज हैं जिनके अपने फायदे और नुकसान हैं। खैर, वापस विजडम ऑफ द क्राउड पर आते हैं। हमने देखा कि ये सिद्धांत बैल का वजन आंकने से लेकर मशीन लर्निंग तक फैला है। तो ये जानकारी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका बड़ा सबक क्या है? व्हाट्स द बिगर पिक्चर? मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि विविधता, डाइवर्सिटी और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस में बहुत ताकत है। चाहे वो इंसानों का समूह हो या मशीन लर्निंग मॉडल्स का इंसाम्बल। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स या अप्रोचेस को जब सही तरीके से मिलाया जाता है तो नतीजा अक्सर ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा एक्यूरेट होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ सबसे अच्छे अकेले एक्सपर्ट या अकेले मॉडल की तलाश में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक अच्छे समूह को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। द टीम इज ऑफन बेटर देन द इंडिविजुअल स्टार। ये बात तो है। और ये सिद्धांत सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स तक सीमित नहीं है। इसे हम बिजनेस डिसीजंस में, साइंटिफिक रिसर्च में, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सोच सकते हैं इसके बारे में। किसी मुश्किल समस्या पर सोचते समय क्या हम अलग-अलग नजरिए वाले लोगों से सलाह लेते हैं? क्या हम जानबूझकर ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी मौजूदा सोच से अलग हो, या हम अपने ही एको चेम्बर्स में रहना पसंद करते हैं? ये सवाल उठता है कि हम इस कलेक्टिव विजडम का फायदा कहाँ-कहाँ और कैसे उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि 1906 के वो बैल वाले किस्से ने विजडम ऑफ द क्राउड को कितनी खूबसूरती से दिखाया। कई साधारण अनुमान मिलकर एक असाधारण रूप से सटीक नतीजा दे सकते हैं, बशर्ते वो अनुमान स्वतंत्र हों और उनमें विविधता हो। हाँ, फिर हमने देखा कि मशीन लर्निंग में एनसेम्बल तकनीकें जैसे बैगिंग और रैंडम फॉरेस्ट इसी सिद्धांत का फायदा उठाती हैं। रैंडम फॉरेस्ट खासतौर पर डिसीजन ट्रीज के वेरिएंस को कम करने के लिए रैंडमनेस का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डेटा सैम्पलिंग यानी बूटस्ट्रैप और फीचर सैम्पलिंग दोनों के जरिए। हाँ जी। इससे रोबस्ट और एक्यूरेट मॉडल्स बनते हैं, हालांकि इंटरप्रेटेबिलिटी और कंप्यूटेशनल कॉस्ट का ट्रेड ऑफ रहता है। हमने बूस्टिंग का भी जिक्र किया, जो एक अलग सीक्वेंशियल अप्रोच है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब हमें याद दिलाता है
कि समस्याओं को हल करने या भविष्य का अनुमान लगाने के लिए अक्सर एक अकेले हीरो पर निर्भर रहने से बेहतर है एक मिली-जुली टीम या मॉडल्स के समूह पर भरोसा करना। विविधता सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है, ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि समूहों की बुद्धिमत्ता कितनी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि कभी-कभी भीड़ गलत भी होती है ना? खासकर जब लोग एक दूसरे की नकल करने लगें या डर या लालच जैसी भावनाएं हावी हो जाएं, जैसे स्टॉक मार्केट बबल्स में होता है। हाँ, ये भी एक पहलू है, ग्रुप थिंक जिसे कहते हैं। हाँ, ग्रुप थिंक। तो सवाल ये है कि हम कैसे तय करें कि कब समूह की राय पर भरोसा करना है और कब किसी विशेषज्ञ की या शायद अपनी अंतरात्मा की सुनना ज़्यादा सही है। और मशीन लर्निंग के संदर्भ में हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे एन्सेम्बल मॉडल्स वाकई में वाइज क्राउड की तरह काम कर रहे हैं, न कि सिर्फ एक ही तरह की गलती को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये संतुलन साधना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।